28 फरवरी यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस मौके पर आइए जानें देश के आधुनिक वैज्ञानिकों के बारे में। सीवी रमन यानी वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के खोज की घोषणा की थी। इस महत्वपूर्ण खोज की याद में ही हर साल यह दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1929 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। विक्रम अंबालाल साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थान दिलाया। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। प्रसिद्ध शिक्षाविद और रसायन शास्त्री प्रफुल्ल चंद्र राय को भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा का नाम भारत के उन प्रमुख वैज्ञानिकों में आता है जिन्होंने परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी कार्यक्रम की कल्पना की थी। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के जाने माने वैज्ञानिक थे। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स पर महत्वपूर्ण काम किया। श्रीनिवास रामानुजन भारतीय मैथमेटिशियन थे। खास बात यह है कि उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय गणितज्ञ और भौतिकी शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु एटम माने जाते हैं, बोसान और फार्मियान। इसमें से बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही रखा गया है। प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल भारत के प्रख्यात वनस्पति शास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, उद्यान विज्ञानी, औषधि विज्ञानी एवं प्रकृति विज्ञानी थे। सालिम अली अपने समय के महान प्रकृतिवादी रहे हैं। पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पक्षी विज्ञान को लेकर सालिम अली ने कई तरह की खोजें भी की है। नमस्कार, आईआईटी मेड इजी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रसन्न कुमार झा। कहते हैं गालिब का एक बहुत बड़ा शेर है कि अकेले चले थे जानिबे गालिब, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और आप जिस तरह से इस शो से जुड़ते जा रहे हैं, हमने धीरे धीरे शुरुआत की और इस मकाम पर पहुंचे हैं। काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को और आगे ले जाइए। निश्चित रूप से हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको शिक्षित करें, आपको प्रोत्साहित करें और कोई तकलीफ आए तो आपकी समस्या का समाधान करें। हमारे साथ संदीप सर हैं। संदीप सर, आज साइंस डे है, क्या कहेंगे? साइंस डे की अगर हम लोग बात करते तो देखिए आज का दिन बहुत ही खास है हम लोग के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली साइंस डे से ही रिलेटेड है। क्योंकि ये जो दिन है इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये आपको बता भी नहीं सकता मैं शब्दों में, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये हम लोग की जो प्रोग्राम है ये कंप्लीटली रिलेटेड है साइंस डे के साथ। और आप कह सकते हो कि आज हम लोग को बहुत कम ही कुछ अगर यहाँ बोलना सही रहेगा, क्योंकि आज के दिन हम लोग ये प्रोग्राम उन सारे वैज्ञानिकों को डेडिकेट कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप हम लोग किसी वीडियो के थ्रू दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे इस पर। जी बिल्कुल, वैज्ञानिक दिवस है और विज्ञान की जब बात आती है तो भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम का नाम सबसे ऊपर आता है। आइए सबसे पहले उन्हीं को याद करते हुए पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं। ये कहानी है उस बच्चे की जिसे आसमान में चिड़ियों को उड़ते हुए देखना अच्छा लगता था। वो हमेशा सोचा करता था, ये उड़ती कैसे है। एक दिन उस बच्चे ने अपने विज्ञान के टीचर से पूछ ही दिया, आखिर ये उड़ती कैसे है। सवाल बहुत ही सहज था। सवाल हर किसी के मन में उठता है। टीचर ने उस बच्चे को उनकी उड़ने की तकनीक समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बच्चे की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। तब उन्होंने इस सवाल के जवाब को समझाने के लिए क्लास के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर पूरी तकनीक बताई। इसके पीछे पक्षियों की शारीरिक बनावट भी विस्तार से बताई। उस दिन उस नन्हे से बच्चे को अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिला, बल्कि उसकी मासूम आंखों को एक सपना भी मिल गया, और वो सपना था उड़ान। ये देश हमारा देश,
हमारा देश है प्यारा देश, ये देश हमारा देश। उड़ान का सम्मोहन उस बच्चे के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। भाषा अलग, गीत वही है, एक सुर से बना। और ये बच्चा आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिसे पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। और ये कोई और नहीं, चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। जिन्हें दुनिया पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानती है, जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा का व्रत लिया, जिन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। जिन ऊंचाइयों को अपने जीवन में उन्होंने छुआ, वो इतनी आसानी से नहीं मिली। इनको बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. बचपन में अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें स्कूल से छुट्टी होने के बाद अखबार बेचने जाना पड़ता था। वो कहा करते थे, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। इनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। इनकी सादगी और महानता के बारे में पढ़कर आंखें नम हो जाती है और फिर लगता है इनके जैसे बनना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके पिता जैनुलाब्दीन मध्यम वर्ग के परिवार के थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन की विरासत पाई और माता से ईश्वर विश्वास और करुणा का उपहार मिला। चांद तारे जेब में हैं, छोटी छोटी मुट्ठियों में बंद है खुशियां। कलाम अपने 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज बड़े व्यापारी थे और उनके पास बहुत सारी संपत्ति भी थी, लेकिन समय के साथ उनका व्यापार बहुत दिनों तक न चल सका। और अब्दुल कलाम के जन्म लेते वक्त वो बहुत गरीब हो चुके थे। इसी कारण से अब्दुल कलाम को परिवार की मदद के लिए अखबार बेचना पड़ा। कलाम का बचपन बड़ा ही संघर्ष पूर्वक रहा। वे प्रतिदिन 4 बजे उठकर गणित के ट्यूशन के लिए जाया करते थे। वहां से 5 बजे लौटने के बाद वो अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से अखबार बेचने के लिए लाते थे और पैदल घूम घूम कर बेचते थे। 8 बजे तक वे अखबार बेचकर घर लौट आते, फिर स्कूल चलते जाते। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली करने जाते। कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। उन दिनों के बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम बताते हैं, मेरे बचपन को निखारने में मेरी माँ का विशेष योगदान है। उन्होंने मुझे अच्छे बुरे को समझना सिखाया। छात्र जीवन के दौरान जब मैं घर घर अखबार बांटकर वापस आता, तब माँ के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता था। पढ़ाई के प्रति रुझान को देखते हुए मेरी माँ मेरे लिए एक छोटा सा लैंप खरीद कर लाई, जिसे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ ना दिया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। सुब्रमण्यम सर के वास्तविक अध्यापन की इस घटना ने मेरे भविष्य का करियर तय कर दिया था। यह घटना मेरे जीवन में मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिपल्ली में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वर्ष 1955 में
वो मद्रास चले गए, जहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वर्ष 1969 में इनका ट्रांसफर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 70 और 80 के दशक में कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के बिना ही कुछ सीक्रेट परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दे दी। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इस दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और परिश्रमों के कारण उन्हें 25 जुलाई 2002 को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और सोच जैसे कार्यों में व्यस्त रहे। उन्होंने IIT हैदराबाद, BHV और अन्ना यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने जीवन को अलविदा कहते हुए सिखा गए कि सपनों को सच करना हो तो सपने देखना जरूरी है। वो युवाओं को सिखा गए अलग सोच रखने का सबक। डॉक्टर कलाम हमें सिखा गए कि कठिनाइयों को अपना दोस्त बना लेने से कामयाबी का महत्व और भी बढ़ जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन उनकी सबसे पसंदीदा कार्य को करते हुए ही हुआ। IIM शिलोंग में छात्रों को भाषण देते हुए डॉक्टर कलाम ने अपनी आखिरी सांसें ली।
बिल्कुल इसी को कहते हैं कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। अपना नाम कमाएं और देश की सेवा करें, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होती है। आप अपने लिए जिएं और देश के लिए जिएं, दो अलग अलग बात होती है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जब देश के लिए आप जीते हैं तो निश्चित रूप से आप उस ऊंचाई को पहुंचते हैं जहां पर हर कोई आपको सलाम करता है, और सलाम करने के लिए आपको कुछ नया करना होगा और कुछ बेहतर करना होगा। संदीप सर क्या कहेंगे? आपका कहना सही है प्रसन्न भाई, क्योंकि जैसे हम लोग की लाइफ में जो भी टारगेट होती है, एक बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम लोग लाइफ में कुछ अपना गोल डिसाइड करते हैं, तो उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमको ये इसलिए बनना है, चाहे ये करना है, बहुत सारे रीजन। इन सारी बातों को आपको पिछले एपिसोड में बता चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वैज्ञानिक हमारे देश में हुए और देश के लिए इतनी सेवा की, तो अगर हम लोग अपने आप को इनकी तरह अगर रिलेट करें और इन्होंने जिस तरह देश की सेवा की और अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ को पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी किसी चीज़ की खोज में, रिसर्च करने में, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो या आज का दिन जो जिनके लिए मनाते हैं, जिनको हम लोग सीवी रमन भी, डॉक्टर सीवी रमन के कारण हम लोग मनाते हैं, और उन्होंने इसी दिन 28 फरवरी 1928 को रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, और वो पहले एशिया के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए काम नहीं किया था, अपने देश के लिए काम किया था, जो उनको इतनी बड़ी मुकाम मिली, और हम लोग आज उनको टीवी पर देख रहे हैं। और इससे और कुछ बताने लायक तो है ही नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आप लोगों ने अभी वीडियो पर देखा ही है। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही थी कि आज के दिन को और आप तक पहुँचाएँ और ज़्यादा जानकारी दें, और आपको कम से कम प्रोत्साहित करें कि आप देश के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। साथ ही साथ जब आप देश के लिए करते हैं तो आपका नाम रोशन होगा, और कहते हैं नाम उन्हीं का रोशन होता है जिसमें जज्बा होता है, और जज्बे का खेल ही सब कुछ होता है। आप जज्बा रखिए और देश का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारा भी यही कहना है। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संदीप सर आपको पढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पुली कांस्टेंट मेथड पढ़ी थी, और आज हम लोग एक नई मेथड और देख रहे हैं जो पुली कांस्टेंट से ही रिलेटेड है। और वो जो मेथड है, ये जो मेथड आप लोग देखने जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बाकी जितने भी मेथड्स आप लोगों ने देखा है उससे बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं इस मेथड के थ्रू आप कैसे तो बॉडी के एक्सेलरेशन को रिलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ पुली कांस्टेंट। तो चलिए देखिए, इस मेथड के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या होगा, इस मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या कि एक सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और सिस्टम किसको डिफाइन करेंगे, तो सिस्टम डिफाइन करने के लिए हम लोग जो पूरा अरेंजमेंट दिया हुआ रहेगा विथ पुली और ब्लॉक्स का जो अरेंजमेंट दिया हुआ रहेगा, उन सबको एक सिस्टम हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करना क्या होगा, जैसे हम लोग सिस्टम डिफाइन करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग की होनी चाहिए, सिस्टम डिफाइन करने के बाद इसके बाद हम लोग को करना क्या होगा कि विद इन द सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंटरनल फोर्सेज है, ड्रॉ द इंटरनल फोर्सेज, उस एक्टिंग ऑन द बॉडीज, जो दूसरी स्टेप हम लोग की होनी चाहिए। तो देखिए, इस मेथड को अब अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो सम्स को बनाना बहुत ही आसान होगा। और आसान कैसे होगी कि आप देख सकते हो कि अगर सम्स बनाते समय अगर हम लोग इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसान होगी। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया, पहला जो मेथड है कि जो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सिस्टम डिफाइन करना, सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम लोग ड्रॉ करेंगे किस तरह के फोर्सेस को, इंटरनल फोर्सेस को। तो इस पॉइंट को थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होती क्या है। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग सिंपली ये समझते हैं कि सिस्टम के बाहर से जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, और जो सिस्टम के अंदर लगता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। लेकिन इसके बारे में बहुत लोग की गलत राय होती है। देखिए कैसे गलत राय होती है, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ब्लॉक ऐसे लेते हैं, और ये जो ब्लॉक है इसका मास m1 ऐसे ले लिए, और ये ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिए, और इस स्ट्रिंग को एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, ये m2 हो गया। इस पर एक फोर्स एग्जर्ट करें F, ठीक है। अगर देखिए, अगर इस पूरे सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि
इंटरनल और एक्सटर्नल जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल वो डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ सिस्टम पर। लेकिन सिस्टम हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अब जो अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें आप सिस्टम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, और जो सिस्टम हम लोग चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्सेस को इंटरनल और एक्सटर्नल करते हैं। जिससे कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि जो सिस्टम हम लोग लिए हैं, इस जो अरेंजमेंट हम लोग लिए हैं, इस अरेंजमेंट पे दो ब्लॉक आ रहा है M1 और M2। ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस ब्लॉक पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं F, और आप देख सकते हो कि जैसे ये फोर्स F एक्सर्ट किए इन, और ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस ले लेते हैं, और ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे अरेंजमेंट में जो इंटरनल फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा ये आपको डिसाइड करना, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट F कर रहे हैं वो एक्सटर्नल होगा, लेकिन और सारे फोर्सेस इंटरनल होगा। तो इस तरह अगर आप बताते हो तो आपका आंसर सही होने के साथ भी आप गलत रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ तो बता सकते हो कि F एक्सटर्नल होगा, लेकिन इसके लिए जो मैं आपको एक बहुत अच्छी कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप डिफाइन कर सकते हो कि इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। जब भी आपसे ये टर्म आएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात आएगी, तो सबसे पहले हम लोग को फोकस करना होगा सिस्टम किसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अगर इस अरेंजमेंट में अगर आप इन दोनों को कंसिडर करते हुए एक बाउंड्री अगर ऐसा बनाते हो, तो ये बाउंड्री अगर ऐसे ड्रॉ कर दिए तो आप कह सकते हो कि इस बाउंड्री के अंदर इस अरेंजमेंट में जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो कह सकते हो कि वो सिस्टम का पार्ट हो गए। अगर आप ऐसे इसी अरेंजमेंट में अगर इस तरह का बाउंड्री आप बनाते हो, यह M1 है, ये M2 है, इस पर एक फोर्स F एक्सर्ट कर दिए, अगर यहाँ एक बाउंड्री आप ऐसे बना दिए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मास होगा ये हम लोग के लिए एक सिस्टम हो गया। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ऐसे बाउंड्री अगर हम लोग बनाते हैं तो ये सिस्टम हो गया। अब ये जैसे ही बाउंड्री आप बनाते हो इसके बाद आप बता सकते हो कि कौन सी फोर्सेस इंटरनल होगी, कौन सी एक्सटर्नल होगी, लेकिन इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि इस पर एक नॉर्मल N2 ऐसे लगेगा, इसका वेट M2G ऐसे नीचे लग रहा। अगर पहले केस की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड केस में आप देख सकते तो इस ब्लॉक पर एक N1 ऐसे लग रहा, एक वेट M1G ऐसे लग रहा, और एक टेंशन T इस पर ऐसे लग रहा, और एक टेंशन T यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा। ठीक है, तो और इस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब अगर इस ब्लॉक पर अगर BD बनाते हैं हम लोग तो N1 ऐसे लग रहा, M1G ऐसे लग रहा, और ये जो टेंशन T है ऐसे लग रहा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करते हैं। तो जैसे आप कंपेयर करिएगा तो अगर आपसे पूछे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग को सिस्टम डिफाइन करना होगा। सिस्टम हम लोग किसको ले रहे हैं, इन दोनों को एक बार सिस्टम ले रहे हैं, एक बार इसको सिस्टम ले रहे हैं। सिस्टम के लिए आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि इंटरनल फोर्स का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जो बाउंड्री हम लोग ड्रॉ किए हैं, इस बाउंड्री के बाहर से अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी अगर इस पूरे अरेंजमेंट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, या बाउंड्री के बाहर से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, उस तरह के फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। और जो विद इन द सिस्टम होगा, विद इन द बाउंड्री, उन दोनों ब्लॉक के बीच में ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन जो भी फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स। और इंटरनल एक्सटर्नल ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये रिलेटिव होता है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग सिस्टम किसको ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस बाउंड्री के बाहर से जो फोर्सेस एक्ट कर रहा, अगर ये बाउंड्री में अगर हम लोग ये बाउंड्री ऐसे ड्रॉ करते हैं कि इन दोनों ब्लॉक को कंसिडर करते हुए ऐसा एक बाउंड्री बनाते हैं जो ग्राउंड को छोड़कर, तो ये जो फोर्स लग रहा है F, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ये जो नॉर्मल लग रहा है इस बाउंड्री के बाहर से, ये इस कंप्रेशन की वजह से मिल रहा है, तो ये नॉर्मल भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये जो नॉर्मल लग रहा है ये भी ग्राउंड से मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जो बाउंड्री बनाए इन दोनों ब्लॉक को जस्ट टच करते हुए ऐसे जाके ऐसे बाउंड्री हम लोग ड्रॉ किए। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि N1 और N2 जो भी होगा वो N1 N2 हम लोग का वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो फोर्स होगा F भी उस बाउंड्री के बाहर से लग रहा, और बाउंड्री के बाहर से जैसे ही लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, N1 N2 और F ऐसा हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो T लग रहा है, ये T इस बाउंड्री के बाहर से नहीं लग रहा, इसलिए इस T को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलेंगे, इस T को हम लोग इंटरनल फोर्स कहेंगे। लेकिन आप वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वेट भी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लग रहा है, इसलिए इन दोनों का वेट भी क्या होगा, इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो यहाँ अगर आप एक
कंडीशन या ऐसे लिखते हो कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर N1 होगा, N2 होगा और M1G होगा और M2G होगा और इंटरनल फोर्स T होगा, T ऑन बोथ द ब्लॉक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि आपको बहुत सारे समस्या, केवल यहाँ नहीं बहुत सारे समस्या में आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये ध्यान में रखिएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं, अगर इस केस में जो बाउंड्री यहाँ बना है, ये बाउंड्री ऐसे कुछ बनाया हुआ है जो इस ब्लॉक को टच करते हुए ऐसा क्या हुआ, अगर हम इसको केवल सिस्टम लेते हैं, इन दोनों को सिस्टम नहीं लेते हैं, तब इस केसेस में अगर आपसे पूछा कि M1 इस विद इन द सिस्टम या यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करा हुआ कौन इस ब्लॉक के लिए इंटरनल क्या होगा एक्सटर्नल क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि इस बाउंड्री के बाहर से एक टेंशन T लग रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इस बाउंड्री के बाहर से लग रहा है और एक M1G ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लग रहा है, ये जो नॉर्मल N1 लग रहा है ये भी इस सरफेस की वजह से लग रहा है जो बाहर इस ग्राउंड के कारण लग रहा है, इसलिए ये तीनों फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जब सिस्टम इन दोनों को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो टेंशन था, ये टेंशन विद इन द सिस्टम एक्ट कर रहा था और इस तरह इस टेंशन को हम लोग इंटरनल कर रहे थे, लेकिन यही टेंशन इंटरनल फोर्स नहीं एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा। जब हम लोग सेकेंड एग्जांपल कंसिडर कर रहे थे और इस सेकेंड एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहां पर जब इसको सिस्टम ले रहे हैं तो ये टी क्या हो गया, इसको टी को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट है वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है सिलेक्शन ऑफ सिस्टम पर। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग सिस्टम पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि इंटरनल फोर्स क्या होगा और एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या IIT के बहुत अच्छे से समझ में इन सारे कंसेप्ट का यूज होता है। तो ये जितने भी स्टेप्स आपको पता चल रहे हैं इन सबको नोट आप करते जाइए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स क्या था, वो हम लोग तो देख लिए, ये सेकेंड का ही एक सेगमेंट हो गया। तो पहली स्टेप सिस्टम डिफाइन करना है, सेकेंड स्टेप था कि ड्रॉ द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज। तो हम थर्ड स्टेप क्या होगा, इसके बाद हम लोग को करना क्या होगा कि रिलीज करना होगा सिस्टम को फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इस सिस्टम को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिलीज करना होगा। और ये रिलीज ऐसा करेंगे तो इस पर्टिकुलर जो भी रिलीज करेंगे तो उसके लिए एक सर्टेन टाइम डेल टी लेना होगा, जो इंटरवल है उस इंटरवल के लिए इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना क्या होगा कि जैसे इसको रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद उस इंटरवल में विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो फ्रेम लेते हैं वो ग्राउंड फ्रेम लेते हैं, तो आप लोगों को करना क्या होगा कि जो भी एक ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर इंटरवल में उस अरेंजमेंट में जितने भी बॉडीज मूव कर रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट आपको चेक करना होगा कि वो कितना डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, फोर्थ क्या करना होगा कि नेक्स्ट हम लोग करना क्या होगा कि वी हैव टू राइट डाउन द या वी हैव टू ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ all the ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स का करना क्या होगा हम लोग को कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करना क्या होगा, फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट जैसे आप ड्रॉ करेंगे इसके बाद आपको पता चलिए कौन ब्लॉक किस तरह, और ये डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कुछ इनिशियली क्या होगा कि हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तब कोई भी डायरेक्शन एज्यूम करके आप लेट कर सकते हो कि M1 नीचे जा रहा, M2 ऊपर जा रहा या M1 ऊपर जा रहा है M2 नीचे जा रहा, कोई भी आप डायरेक्शन एज्यूम करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या स्टेप हम लोग की क्या होनी चाहिए कि जैसे हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं उसके बाद इस इंटरवल में वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन by all the internal forces on the bodies हम नेक्स्ट हम लोग को करनी क्या होगी कि उस इंटरवल में जैसे हम लोग रिलीज करेंगे तो जितने भी इंडिविजुअल इंटरनल फोर्सेस होंगे उस अरेंजमेंट का इस सिस्टम का वो उस इंटरवल में कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। ठीक है, और
उस टोटल वर्क को हम लोग को कैलकुलेट करनी होगी। और ये स्टेप हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्टेप करनी क्या होगी, इस टोटल वर्क को आप डिनोट कर सकते हो कि W से डिनोट कर सकते हो। W क्या हो गया, टोटल वर्क, कि इस इंटरवल में जितने भी इंटरनल फोर्सेज हैं जो टोटल वर्क किए हैं उसको W से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग करना क्या होगा कि जैसे ही हम लोग ये W कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, W मस्ट बी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और ये इक्वेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम लोग को क्या मिल जाएगी, एक कांस्टेंट इक्वेशन मिल जाएगी। और ये इक्वेशन हम लोग के लिए बहुत, यही इक्वेशन हम लोग को कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप ये थी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि उस इंटरवल में और जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं, जितने टोटल वर्क हैं, उन सारे वर्क का समेशन करेंगे और समेशन करके हम लोग इसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और उसी जो क्यों 0 जैसे पुट करेंगे आप तो एक कांस्टेंट इक्वेशन मिलेगी। तो बहुत लोग को ये डाउट हो सकता है कि ये वर्क को 0 क्यों पुट करेंगे। तो देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर आपने पढ़ी होगी। तो उसमें एक थ्योरम था जिसको हम लोग कहते हैं W इक्वल टू डेल के। और इस थ्योरम के बारे में आपको पता भी होगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि किसी भी एक सिस्टम को कंसिडर ऐसे कर रहे हैं और इस सिस्टम पर अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा और इन सारे फोर्सेस को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इन सारे फोर्सेस का अगर नेट फोर्स F नेट वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर लेट कर लेते हैं कि इस सिस्टम पर 3 वेक्टर लग रहा और इन 3 फोर्सेस लग रहा और इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन F नेट कुछ आएगा और वो F नेट जो टोटल वर्क करेगा ऑन दैट सिस्टम, वो टोटल वर्क उस पर्टिकुलर सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। और इस थ्योरम को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ फोर्स F इक्वल टू m इंटू ए था। उसी तरह फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद वो होता है W इक्वल टू डेल के। और इस मेथड को जब भी आप यूज करेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सारे फोर्सेस का वेक्टर समेशन निकाल कर उसके थ्रू वो जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, उसके थ्रू आप टोटल वर्क निकाल लो और वो टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा और वो ये एक रिलेशन आएगा। और ये रिलेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी को अल्टरनेटिव फॉर्म में जब कुछ क्लासेस में जब वर्क पावर एनर्जी में आपको बताऊंगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आ रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसको और एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको W1 लिख सकते हैं W2 प्लस W3 इक्वल टू डेल के। मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट लगभग सेम है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक इंडिविजुअल फोर्स को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग को करना क्या होगा कि उस इंडिविजुअल फोर्स के थ्रू जो टोटल वर्क होगा, एक एक फोर्सेस के थ्रू वर्क निकालकर उन सबका अलजेब्रिक समेशन करेंगे। तो सेम यही स्टेटमेंट आएगा W इक्वल टू डेल के। तो आप इस तरह लिख सकते हो, लेकिन ये मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वर्क एनर्जी थ्योरम जब भी आप अप्लाई करोगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि किसी भी सिस्टम पर जो अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा, अगर वो कुछ वर्क किया तो उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। और इसको इसी तरह कह सकते हैं कि एक एक इंडिविजुअल फोर्स का हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल वर्क कर रहे हैं उस वर्क को हम लोग कैलकुलेट करके इन सब के अगर स्केलर समेशन या अलजेब्रिक समेशन करेंगे तो वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग इसको इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे सिंपल मेथड ये है। W का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया कि वर्क अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वर्क बाय ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये मेथड में और आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो F रिजल्टेंट आएगा इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। मतलब ये जो इक्वेशन वैलिड तो है, लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन है कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का तभी चेंज होगा जब उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल नेट एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, अगर वो नेट एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स हो। मतलब उस सिस्टम के बाहर से जो भी फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स, वो टोटल फोर्स जो वर्क करेगा तभी उस सिस्टम का काइनेटिक चेंज करेगा। अगर टोटल फोर्स कुछ वर्क नहीं किया तो काइनेटिक को चेंज नहीं, उस बॉडी का काइनेटिक चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम केवल डिपेंड करता है कि उस पर जो सिस्टम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सिस्टम इसको लिए हैं, तो इस सिस्टम पर बाहर से जो फोर्सेज लग रहा है ये सब कुछ वर्क करेंगे, लेकिन इंटरनल फोर्स इस सिस्टम पर वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये किसके लिए वैलिड है कि ये केवल वैलिड है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर W एक्सटर्नल एस इक्वल टू डेल के लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क करेगा तभी उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, और W इंटरनल फोर्स
इक्वल टू डेल के आपने ये इक्वल टू ऑलवेज जीरो आएगा, क्योंकि जो सिस्टम लेते हैं उस सिस्टम पर जो अगर विद इन द सिस्टम कुछ फोर्सेस इंटरनल होगा तो उनके कारण टोटल वर्क, हम लोग एक इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं करें, उस पर्टिकुलर सिस्टम पर टोटल वर्क बाय द इंटरनल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब इंटरनल फोर्स उस सिस्टम के काइनेटिक को मतलब या काइनेटिक के चेंज होने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन किसका होगा, एक्सटर्नल फोर्स का। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर इस अरेंजमेंट को देखते हैं, जो अरेंजमेंट अभी हम लोग लिए थे कि एक ब्लॉक ऐसे ले लिए, ये इसका मास m1 है, ये स्ट्रिंग है, इसका मास m2 है, इस पर एक फोर्स F ले लिए। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम इसके लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि सिस्टम हम लोग सबसे पहले डिफाइन करना होगा, तो सिस्टम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर इन दोनों को एक सिस्टम ले लिए। तो इस सिस्टम के लिए आप अगर W इक्वल टू डेल के अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको अप्लाई करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ी होगी कि इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम लेते हैं कि किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन लिख रहे हैं। थर्ड क्या करते हैं, एक इंटरवल लेते हैं कि किस इंटरवल में हम लोग को इस इक्वेशन को यूज करना है। फोर्थ क्या करते हैं, FBD बनाते हैं कि जो सिस्टम ले रहे हैं उस सिस्टम पर टोटल जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सिस्टम ये हो गया। नेक्स्ट फ्रेम हम लोग कौन सा ले लिए, ग्राउंड फ्रेम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेम पर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी वैलिड है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। ये सब बाद में आप पढ़ोगे, तो अभी ध्यान में इतना रखना कि हम लोग फ्रेम कौन सा ले लिए, ग्राउंड। नेक्स्ट हम लोग क्या करना होगा, इंटरवल चाहिए, तो कुछ इंटरवल के लिए इसको छोड़ते हैं। तो ये मान लीजिए डिस्प्लेस हो रहा x से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा x से ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो फिर एक इंटरवल ले लिए, उस इंटरवल में इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग FBD बनाएंगे। FBD आप बना सकते हो, इस पर F लग रहा है, इस पर नॉर्मल लग रहा है N2, इस पर M2G लग रहा, यहाँ एक टेंशन T लग रहा, यहाँ एक टेंशन T लग रहा, यहाँ N1 लग रहा, यहाँ M1G लग रहा। तो आप देख सकते हो कि W इक्वल टू डेल के मतलब WN1 प्लस WM1G प्लस WT प्लस WT प्लस WN2 प्लस WMG इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह आप रिलेशन लिख सकते हो। तो इसमें ये देख सकते हैं हम लोग कि ये दोनों इस तरह लिख सकते हैं, नॉर्मल का वर्क 0, M1G का वर्क 0, इसके का वर्क 0, एक और टर्म छूट गया इसमें, प्लस हम लोग ऐसे भी प्लस F भी लग रहा था, तो WF इक्वल टू डेल के, ऐसे आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस मतलब यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई कर जैसे हम लोग किए, तो यहाँ कर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी फोर्सेज लग रहा है, एक एक फोर्सेज का टोटल वर्क निकाल कर इन सबका समेशन करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो नॉर्मल लग रहा M1G और ये नॉर्मल और ये M2G, इन सब के कारण वर्क 0 आएगा, क्योंकि सिस्टम इधर डिस्प्लेस हो रहा लेकिन फोर्सेस क्या है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए वर्क 0 आएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि ये कुछ वर्क करेगा, क्योंकि F इधर लग रहा, ये इस पर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये इस पर कुछ वर्क करेगा। लेकिन WT और WT, तो ये जो T इस पर कुछ वर्क करेगा, T इंटू एक्स, ये T इस पर कुछ वर्क करेगा, ये भी x से डिस्प्लेस हो रहा है, ये करेगा T माइनस T इंटू एक्स, और इन दोनों का समेशन कितना आएगा, 0। ये 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि विद इन द सिस्टम जो इंटरनल फोर्स होता है, तो इंटरनल फोर्स के कारण टोटल वर्क ऑलवेज 0 होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग जब भी इस तरह का अरेंजमेंट आएगा तो वहाँ ध्यान रखना होगा कि इंटरनल फोर्स कभी भी टोटल, उनके कारण टोटल वर्क ऑलवेज 0 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो अगर इस टी के कारण वर्क निकालेंगे तो x से डिस्प्लेस हुआ, t इधर लग रहा था, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो प्लस tx, ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, t इधर लग रहा, तो ये कितना होगा, माइनस tx। तो इन दोनों का टोटल वर्क ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, 0 आ गया। इसलिए इंटरनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे पुली कांस्टेंट में, और देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसको यूज करने के लिए आपको इतने सारे स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, सिस्टम डिफाइन करना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपको ध्यान में होगा कि पहली स्टेप हम लोग की थी कि सिस्टम डिफाइन करना। सिस्टम हम लोग ये इस अरेंजमेंट को एक सिस्टम ले लिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या थी, नेक्स्ट स्टेप था कि जितने भी इंटरनल फोर्सेज है उनको ड्रॉ करना। इंटरनल फोर्सेज मतलब सिस्टम हम लोग इसको ले लिए, ये हम लोग अरेंजमेंट जो है ये हम लोग के लिए पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग पूरे अरेंजमेंट को ही सिस्टम ले लेते हैं।
अब इस सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेज एक्ट करा होगा, ऑल द फोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज, और इस बाउंड्री के बाहर से जो फोर्स एक्ट करा होगा दैट फोर्सेज आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेज। तो आप देख सकते हो कि इस बाउंड्री के बाहर से दो ही फोर्स लग रहा है, एक M2G लग रहा, एक M1G ऐसा लग रहा, एक हिंज फोर्स यहाँ लग रहा होगा, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस केवल ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बाउंड्री के बाहर से अर्थ के कारण, ये जो अर्थ है, अर्थ इसको पुल कर रहा है, इसको पुल कर रहा, तो ये फोर्स इस अरेंजमेंट के लिए ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स हो गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पर अगर कांस्टेंट इक्वेशन अगर कैलकुलेट करनी होगी तो हम लोग को बाउंड्री जैसे आप डिसाइड करते हो और उस सिस्टम पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, उस एक्सटर्नल फोर्स को कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है। हम लोग को करना क्या है कि जो सिस्टम लिया है उस सिस्टम के अंदर जो भी इंटरनल फोर्सेज हैं, जितने भी मासेस हैं जो डिस्प्लेस हो रहे हैं, उन पर हम लोग को इंटरनल फोर्स को ड्रॉ करना होगा। तो आप देख सकते हो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये M2G और M1G को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि हम लोग इंटरनल फोर्सेस को ड्रॉ करना था, क्योंकि पहला स्टेप था सिस्टम डिफाइन करना, दूसरी स्टेप क्या थी कि इंटरनल फोर्सेस को ड्रॉ करना। तो आप देख सकते हो कि इंटरनल फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो इस पर एक T यहाँ लग रहा, इस विद इन द सिस्टम एक T लग रहा, और इस T को हम लोग सारी जगह नहीं दिखाएंगे, जो मासेस हैं जो मूव कर रहे हैं उन पर हम लोग T को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर या टेंशन को ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट T, एक टेंशन T यहाँ लग रहा, ये भी मूव कर रहा, तो इस पर भी एक टेंशन T, ये इससे अटैच्ड है, यहाँ भी एक टेंशन T होगा, और ये स्ट्रिंग अलग हो गया तो यहाँ टेंशन T डैश होगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस पर भी एक टेंशन इंटरनल फोर्स ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये जितने भी फोर्सेस है विद इन द सिस्टम या एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से लग रहा, इसलिए इस तरह के फोर्सेस को हम लोग इंटरनल फोर्सेस का नाम देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो T डैश एक इधर लग रहा होगा, इंटरनल फोर्सेस को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, थर्ड स्टेप हम लोग की क्या है? थर्ड स्टेप हम लोग की ये है कि उस सिस्टम को रिलीज करना होगा, मतलब जो अरेंजमेंट लिए वो पहले इनिशियली रेस्ट में था, उसको हम लोग रिलीज कर दिए। जैसे आप रिलीज करोगे और तो कुछ टाइम के लिए छोड़ना होगा, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए पूरे सिस्टम को छोड़ दिए। तो जैसे हम लोग छोड़ते हैं तो उस सिस्टम में जितने भी बॉडीज मूव कर रहे होंगे जो फिक्स्ड किए हुए नहीं है, वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होंगे। और ये जब डिस्प्लेस होंगे तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि कैसे डिस्प्लेस होंगे यहाँ पर आप, और ये डिस्प्लेसमेंट थर्ड स्टेप था रिलीज करना। फोर्थ स्टेप क्या है कि जैसे रिलीज करेंगे तो जो बॉडीज फिक्स्ड किए हुए नहीं हो तो डिस्प्लेस होंगे, वो जैसे ही डिस्प्लेस होंगे उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपको शो करना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग शो कैसे करेंगे, तो शो करने के लिए कौन किधर मूव करा ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताई थी आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो कि किसी को किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हुए एज्यूम कर सकते हो। ये जैसे ब्लॉक है, जैसे यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, 3 बॉडीज हैं जो मूव कर रहे हैं, एक पुली है, ये दोनों ब्लॉक है, ये सब मूव कर रहे हैं। तो डेल्टी टाइम इंटरवल में ये कुछ मूव किया होगा, इसके मूवमेंट को हम लोग x1 से दिखा दिया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। x1 से ये लेट कर ली, ये नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग करना क्या होगा, वहाँ एज्यूम करना होगा कि ये x1 से ऊपर डिस्प्लेस हो गया। ये क्या होगा, ये भी कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखा दी कि x2 से ये नीचे ऐसा डिस्प्लेस हो गया। फिर आप देख सकते हो कि ये जो पुली है ये भी डिस्प्लेस हुआ होगा, और ये किधर इसको लेट कर लिए कि ये भी नीचे ऐसे, ये नीचे जाएगा तो इसको भी नीचे जाना होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये XP से ऐसे डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग शो कर रहे हैं इस पूरे अरेंजमेंट में एक डेल्टी टाइम इंटरवल के लिए इसको छोड़ दिया और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग को करनी क्या है कि इस इंटरवल में टोटल वर्क निकालना है बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी इंटरनल फोर्सेज हैं उस पर हम लोग को टोटल उनके कारण वर्क निकालना है। फिफ्थ स्टेप ये थी। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब जो भी इंटरनल फोर्सेज एक्ट करेंगे उनके कारण इस इंटरवल जो भी टोटल वर्क होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज के कारण जो वर्क होता है वो सिस्टम के काइनेटिक को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। तो W इंटरनल इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखिए हम लोग करना क्या है कि इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, तो किस पर वर्क करेंगे, जो बॉडीज डिस्प्लेस होंगे और जिनके पास मास होगा। ये जो पुली ले रहे हैं मासलेस है और ये मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि वर्क अगर कैलकुलेट करना होगा तो इस ब्लॉक के लिए वर्क कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये तो मासलेस है। अगर हम लोग देखें तो इस यहाँ पर अगर आपको देखना होगा
तो सबसे पहले इंटरनल फोर्स टोटल वर्क कितना करेगा, तो जिस बॉडीज के पास मास है जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वहां वर्क कैलकुलेट करना होगा और उन सारे वर्क का स्केलर समेशन करना होगा और दैट मस्ट इक्वल टू 0 और ये हम लोग को एक कांस्टेंट इक्वेशन दे देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ टोटल आप पहले चेक करो कि नंबर ऑफ बॉडीज कितने डिस्प्लेस हो रहे थे 3, जिसमें से मासलेस है। इसके लिए हम लोग वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट या वर्क का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप इसके लिए देख सकते हो कि m1 डिस्प्लेस हो रहा, इसलिए इसके लिए वर्क कितना होगा, टेंशन T ऊपर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो टेंशन के कारण टोटल वर्क मतलब ये एक इंटरनल फोर्स है, ये वर्क किया T इंटू x1। आप ये देख सकते हो इसके लिए वर्क नहीं कैलकुलेट करना होगा क्योंकि इसके पास कोई मास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए वर्क अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस पर एक टेंशन T डैश ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा, तो ये एफ एस कॉस 180 वर्क का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस T डैश इंटू x2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलवेज हम लोग करना क्या होगा, एक इक्वेशन आ गया दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन अब देखिए यहाँ पर T और T डैश को भी रिलेट करना होगा। इतना करने के बाद सारे टेंशन को एक ही फॉर्मेट में लेके आना होगा, मतलब पहले T लेट किए तो T डैश को T में लाना होगा, लाने के लिए जो पुली मूव करा होगा वो हम लोग के लिए हेल्प करेगा। और ये पुली का इक्वेशन आपको पिछले कुछ एपिसोड में बताया था कैसे लिखते हैं। तो इस पर 2T ऐसे लग रहा ऊपर और ये मासलेस है, तो जो नीचे टेंशन T डैश लग रहा तो आप लिख सकते हो 2T इक्वल टू कितना आ गया T डैश, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये पुली मासलेस है। तो ये जो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा Tx1 माइनस T डैश को 2T लिख सकते हैं और ये x2 इक्वल टू 0 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना आएगा x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0, आप ऐसे देख सकते हो x1 इक्वल टू कितना आ गया 2x2। और फिर मैंने आपको बताई थी कि ट्वाइस डेरिवेटिव क्या दे देगा, कांस्टेंट इक्वेशन। लेकिन ट्वाइस डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ट्वाइस डेरिवेटिव न करके डायरेक्ट x1 की जगह आप a1 लिख सकते हैं 2 क्योंकि ट्वाइस डेरिवेटिव के बाद यही इक्वेशन आएगा। इसलिए आपको ध्यान में क्या रखना होगा ऑलवेज कि x1 आ गया तो उसकी जगह a1, x2 आ गया तो उसकी जगह a2। और आप ये ध्यान, अब फिर इसके बाद मैंने आपको बताई थी इसको और सिंपल करने के लिए लेट कर लेंगे, जिसके साथ इंटीजर मल्टीप्लाई होगा उसको लेट कर लें a, तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा 2a। दैट मीन्स ये क्या होगा, अगर ये a से नीचे आएगा तो ये दैट मीन्स फाइनली रिलेशन क्या आ गया कि आप ऐसे दिखा सकते हो कि इन दोनों के एक्सेलरेशन को रिलेट कर दिए हम लोग। और ये कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेट कर दिए इस तरह, ये ब्लॉक ऐसे था, ये पुली ऐसे था, ये ब्लॉक ऐसा हो गया। तो ये अगर A2 अगर A से नीचे जा रहा तो ये ब्लॉक 2A से जा रहा। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होगी तो हम लोग क्या करना होगा, इन दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ और बनाकर इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखो और वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान में रखिए ये मेथड बाकी सारे मेथड से बहुत ही सिंपल है। तो इसलिए ध्यान में रखना आप कि जब भी इस तरह का अगर कांस्टेंट इक्वेशन निकालना है तो इस मेथड को यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम को सही से जाननी होगी, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक ही कंसेप्ट हमने यूज किया, जो कंक्लूजन मैं आपको बता दूं कि टोटल वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0 होता है। इसको आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद आप फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्लास 12 दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेथड और वो लास्ट मेथड होगी पुली कांस्टेंट की, और वो शायद 1 घंटे की हो क्लास, जिसमें मैं आपको बहुत डिफिकल्ट सम्स जो इवन IIT के हों या ओलंपियाड के सम्स हों, उनको कैसे आप 1 और 2 स्टेप्स में आप बना सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। इसलिए आप कोशिश करोगे कि वो एपिसोड गलती से भी आप मिस ना करो, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ नए सीखने वाले हो जो किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। चलिए संदीप सर, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि अगला एपिसोड और भी कुछ नया लेकर आएगा और वो स्पेशल होगा, स्पेशल एपिसोड होगा। उसमें जो 12 पास कर चुके हैं, जो IIT देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। वैसे संदीप सर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पर आए हैं, ईमेल के थ्रू आए हैं, उसमें से मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। दीपक हावड़ा से लिखते हैं कि थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। दीपिका कोलकाता से लिखती हैं, सर इट्स ग्रेट टू वॉच योर प्रोग्राम। सीमा रांची से लिखती हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। ऋत्विक धनबाद से लिखते हैं, पुल्ली कॉन्स्टेंट को इतनी तरीके से सॉल्व करना अमेजिंग, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं सर। संचिता कोलकाता से लिखती हैं, आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है, बूस्ट अप करने के लिए मेनी मेनी थैंक्स।
राजश्री इंदौर से लिखती हैं, सर दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम रियली हेल्प अस फॉर आवर गोल, कांग्रेट्स। प्रीति रायपुर और बहुत सारे नाम हैं जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी नाम हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप नंबर हम चला रहे हैं। साथ ही साथ response@tazatv.com पर भी आप अपना मेल दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। यदि कुछ इस शो के बारे में और कुछ अच्छे सोच रहे हैं कि इस शो को में उसको हम डालें और बेहतर करें, तो निश्चित रूप से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। संदीप सर क्या कहेंगे कुछ शब्दों में यदि कहें तो? ये बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगी कि मैं अपने तरफ से जितना कुछ आप लोगों को दे पाऊँ। और पहली और दूसरी चीज़ कि बहुत लोग के एग्ज़ाम चल रही है, उनके लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और अब सही से एग्ज़ाम आप दो, उसके बाद हम लोग संडे को मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी जुड़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आएंगे फिर इसी समय इसी जगह पर। आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार।